और शायद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है जब इस ग्रे एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस का मैक्सिमम यूज हुआ है। उनको फाइनेंशियली भी एड मिलती रही थी और इसमें नो डाउट पाकिस्तान का डायरेक्ट बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो लोगों को हैरानी होगी कि तालिबान भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, उनके दुश्मन नहीं है। युद्ध का नवीनतम हथियार है मीडिया जी। और तालिबान ने बहुत समझदारी से और बहुत सलीके से इसका उपयोग किया है। जलालाबाद में, कंधार में और मज़ार शरीफ में अपनी और बिल्डिंग्स बनाए, तो उसका हमें क्या उपयोग होने वाला है। जबकि आते ही तालिबान ने सबसे पहला आदेश जो दिया है वो भारत के साथ अपना व्यापार ख़त्म करने का दिया है। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, पाकिस्तान की जनता भी नहीं समझ पाई कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या दुश्मनी है। नमस्कार, आपका स्वागत है। 19 अगस्त की अगर बात की जाए तो ये एक देश के लिए काफी खास और काफी मायने रखती है ये तारीख, क्योंकि वहां का ये इंडिपेंडेंस डे है। बात हो रही है अफगानिस्तान की, लेकिन आजकल वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, इस पर भी देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रमोद पावा जी, और ये खास जानकारी रखते हैं, विदेशी मामलों के ये जानकार हैं। आज इन्हीं से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रमोद जी, इससे पहले कि हम समझें कि वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, तालिबान क्या कुछ कर रहा है, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार अफगानिस्तान क्या है, तालिबान क्या है, कैसे समझे इसे एक आम आदमी की भाषा में। अफगानिस्तान एक देश नहीं है, अफगानिस्तान एक संस्कृति है, एक अलग संस्कृति है। और यहीं पर शायद हम सब गलती खा जाते हैं उनको समझने और उनके साथ चलने के लिए। आप अगर इतिहास में जाएं तो एक समय था जब ये ईरान का हिस्सा होता था जी। उसके बाद नादिर शाह आया, नादिर शाह उसको लूटकर और आगे बढ़ता चला गया। वहाँ पे कबीलाई लोग थे, वो कबीले के लोग कभी बहुत पुरानी, जब ओल्ड सिल्क रोड होती थी तो या तो उन लोगों के लिए मनी एक्सचेंज का काम करते थे, क्योंकि भारत में सोने से काम होता था हिंदुस्तान में, और यूरोप में और मिडिल ईस्ट में चांदी से होता था। तो पेशावर और बगदाद दो ऐसी जगह थी जहाँ मनी एक्सचेंज होती थी जी। नादिर शाह लूट के चला गया। नादिर शाह के जाने के बाद वहाँ 300 कबीलों ने मिलकर एक जिरगा बनाया और जिरगे के हेड के रूप में उन्होंने अहमद शाह को चुना जी। तो अहमद शाह ने अपने नाम के आगे दुरानी लगा दिया। दुरानी का मतलब मोतियों का मोती। उसने 2 साल के अंदर अपनी बहुत अच्छी फौज खड़ी की, और फौज खड़ी करने के बाद जब तक वो नादिर शाह से बदला लेने की सोचता, तब तक नादिर शाह मर चुका था और ईरान में खाना जंगी चल रही थी, जिसको कहीं गृह युद्ध चल रहा था। अब चूंकि सेना बन गई थी, या तो सेना को डिसमेंटल करते या उसका यूज़ करते, तो उसने उसका यूज़ करते हुए पेशावर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पेशावर, कोयटा, कश्मीर, लाहौर, ये सब हिस्से वो जीतता चला गया। लेकिन यहाँ एक गलती कर दी उसने, जब वो वापस जा रहा था दिल्ली फतेह के बाद, दिल्ली लूटने के बाद, तो उसने पंजाब के सिखों से पंगा ले लिया, या उनके साथ उसने टकराव कर लिया, जिसकी एवज में सिखों ने पेशावर और कश्मीर और क्वेटा को जीतकर लाहौर साम्राज्य में मिला दिया। यानी उनकी जो ब्रेड बास्केट थी वो ख़त्म हो गई। और जब ब्रेड बास्केट ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे अफगानिस्तान जो बहुत डेवलप था वो फिर से कबीलाई और पिछड़ी संस्कृति में चलता चला गया। उसके बाद सोवियत संघ आया। सोवियत संघ की ज़रूरत थी कि उसको एक बंदरगाह चाहिए था गर्म पानी का जी। और उसको रास्ते चाहिए थे यूरोप तक जाने के लिए। उसने प्लानिंग बनाई थी कि वो अफ़गानिस्तान जाएगा, अफ़गानिस्तान से ईरान या कराची होता हुआ अपना व्यापार बढ़ाएगा। लेकिन सोवियत को रोकने के लिए अमेरिका ने ज़िया-उल-हक की मदद से मुहाजिरीन मुजाहिद खड़े किए जी। उन्हीं मुजाहिद में से जो तालिबान थे वो बनते चले गए। जब सोवियत संघ को हटाने के बाद मुजाहिद ने
कब्जा किया काबुल पर, तो उन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। वहाँ बहुत छोटे छोटे वारलोड्स बन गए थे जी। उन वारलोड्स में से किसी ने जब बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ बेहुरमती की, तो मुल्ला उमर ने और अपने 4 तालिबान या 4 स्टूडेंट्स को लेकर उसको तोप पर लटका दिया। वहाँ से तालिबान ने सत्ता कब्जा ली और 1996 में तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, जो 2001 तक चला। 2001 की आपने बात की, तो ये अपने आप में खास मायने रखता है। आपसे हम ये अब ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि सोवियत के बाद वहाँ पर नाटो आई, यूएसए आई, बहुत पैसा खर्च किया और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि नुकसान उठाती रही। इसके पीछे सबसे बड़ी उनकी वही गलती रही कि वो समझ नहीं पाए कि अफगानिस्तान क्या है और तालिबान क्या है। वो वहाँ की संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि उनके हथियार, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास शायद वही विकासवाद होता है, वही संस्कृति होती है, जबकि कबीलाई संस्कृति के साथ वो मिसमैच हो गए। और मिसमैच होने के साथ साथ फिर से तालिबान का धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। जहाँ मैं ISI के चीफ हुआ करते थे हामिद गुल, उनका एक इंटरव्यू याद है, उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को अमेरिका से ही हराएंगे। और तालिबान खड़े होते चले गए, अपने आप में स्ट्रांग होते चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस तरीके से कहा कि अमेरिका को अमेरिका से हराएंगे, तो क्या आप ये मानते हैं कि एक अमेरिका की हार रही इन 20 सालों में? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका हार गया है या अमेरिका शिकस्त होके चला गया है, शायद वो भूल रहे हैं। अमेरिका के सैनिक चले गए हैं, अमेरिका ना गया है ना जाएगा, वो फिर भी यही है। और तालिबान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अमेरिका और जो अमेरिका को समर्थन करते हैं या उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। अभी तो आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तालिबान भी अमेरिका के हितों की रक्षा करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, ये जो रेवोल्यूशन देखा गया है और ये जो बदलाव हुआ है, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से तालिबान ने एक के बाद एक जगह पर अपना कब्जा किया, ज़्यादा रिवोल्ट देखने को नहीं मिला। इसमें बाकी कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो उनका आप कितना इन्वॉल्वमेंट मानते हैं? देखिए, तालिबान ने जैसे कब्जा किया है, आप इसको अगर सोचती हैं कि वो एकदम उठे दोहा से और तोरा बोरा से शुरू हुए और काबुल तक बिना रुके चलते रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उससे पहले काफ़ी समय पहले से स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, प्लानिंग हुई थी। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है जब इस ग्रे एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस का मैक्सिमम यूज हुआ है। 2 साल से हदीसों के बहाने से या दूसरे बहाने से जो वहाँ के छोटे छोटे कबीले थे, उन लोगों को मोटिवेट किया जाता रहा था कि वो तालिबान की मुखालफत ना करें। उनको फाइनेंशियली भी एड मिलती रही थी। और इसमें नो डाउट पाकिस्तान का डायरेक्ट बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। चाइना और रशिया के पैसे बहुत रहे हैं। और उसी का नतीजा था कि तालिबान काबुल तक बिना रुके पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का भी सपोर्ट था, जिसको अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आने वाले समय में जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो लोगों को हैरानी होगी कि तालिबान भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, उनके दुश्मन नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि तालिबान की सत्ता के साथ किसको क्या नुकसान होने वाला है या किस देश पर क्या असर पड़ेगा। तो शायद ये भी, इस चीज़ से भी बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि अगर तालिबान सत्ता में आ जाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ब्लूप्रिंट्स बताया है, तो संभवतः सबसे बड़ा नुकसान भी पाकिस्तान को ही होगा, जिसने आज उनको खड़ा करने में बहुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से आपने बात कही, तो उस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम बातें कही गई, पहले तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो अपने आप में खास मायने रखता है। जिस तरीके से कवरेज के लिए काफ़ी वहाँ पर फीमेल जर्नलिस्ट को भी देखा गया था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तमाम बातें वहाँ पर कही गई, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा या फिर ये कहें कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस कंट्री को होगा? पाकिस्तान का नाम आपने ज़रूर लिया है, उसके अलावा देखिए, ये युद्ध का नवीनतम हथियार है मीडिया। जी। और तालिबान ने बहुत समझदारी से और बहुत सलीके से इसका उपयोग किया है। यहाँ आने से पहले ही कई महीने पहले से वो रेगुलर इंटरव्यूज देते रहे हैं। सुहेल शाहीन
लगभग विश्व के सभी चैनल्स पर अपनी प्रवक्ता और अपनी समस्याएं और अपनी बुनियाद, जो भी उनकी बुनियादी आइडियोलॉजी है, वो उसको बताते रहे हैं। उसके बाद जब पिछली बार 1996 में तालिबान ने हुकूमत बनाई थी, तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। केवल 3 देशों ने रिकॉग्नाइज किया था, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई। इस बार उन्होंने जो उनके ऊपर पहले से सवाल उठने थे, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चलने वाले या ख़वातीन के अगेंस्ट चलने वाले, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध चलते हैं, या जिसको आप कहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के अलावा रेडिकलाइजेशन, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये आरोप लगता रहा है कि वो लोग कट्टर इस्लामी हैं। उन्होंने उस सब के सवाल पूछने से पहले बता दिए। ये उनकी कामयाबी और ये उनकी समझदारी है, ये ब्लूप्रिंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सबसे पहला असर जो है पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, नो डाउट। उसके बाद तालिबान की अगर हुकूमत सफल हो जाती है तो उसका दूसरा नुकसान अरब ममालिक पर, जो हमारे मध्य एशिया के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। और हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद यही तालिबान अपने आप को खड़ा करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का रहनुमा बनने की कोशिश करें जी। और फिर यही जंग इनकी आगे चलते जाते तक सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन और कहीं तक भी पहुंच सके। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना सीधा भी नहीं है और इतना आरामदेह भी नहीं है जितना हम सबको दिख रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं कि वहाँ बहुत जल्दी शांति आ जाने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहाँ शांति आने का मतलब ये है कि अमेरिका की जो अपनी प्लानिंग है चीन को रोकने की, वो सफल नहीं होगी जी। शांति की जिस तरीके से आपने बात किया, हाल फिलहाल में ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जहां पर रिवोल्ट देखा जा रहा है और उन्हें दबाने की कोशिश भी की जा रही है, यानी कि ब्लडशेड जो है अब वो दिखने लगा है। नहीं, इस चीज़ को तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोपेगेंडा का भी होता है। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर चलाए जाते हैं। खासकर जब इराक में आईसिस ने हमले किए थे तो बहुत सी फेक वीडियो और फेक न्यूज़ बनाकर चलाई गई थी, जो बाद में प्रूव हो गई कि वो फेक थी। जैसे आप कल परसों जो वहाँ जलालाबाद में प्रदर्शन हुआ है, नो डाउट वो प्रदर्शन तो ऐसे होते रहेंगे और उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तालिबान या उनकी तालिबान की फोर्सेस वो बल प्रयोग भी करेंगी। और उससे ज़्यादा प्रदर्शन सभी जगह होते हैं। भारत में भी लाठीचार्ज होता रहता है, गोलियां चलती रहती हैं, किसान मारे जाते हैं। अब उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर तालिबान ने थोड़ा सा कहीं मस्ती कर ली या कुछ खा लिया तो वो एक खबर, आइसक्रीम करती हुई आ रही है, आइसक्रीम खाती हुई आ रही है, तो वो खबर बन जाती है। में जिमिंग करती हुई। लेकिन उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से भी तो देखें कि जो उनके फुट सोल्जर हैं, सारी जिंदगी वो जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, शहरों में आके तो उन्हें हैरानी लगी। यहाँ पर प्रमोद जी जो भी है, लेकिन फिर जो ब्रॉडर पिक्चर होती है उस पर मेन नजर जाती है, क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर इतनी आरामदायक नहीं होती है और उसकी तस्वीरें हमने, उसका डर, खौफ हमने वहाँ के लोगों में देखा है पिछले दिनों में, जिस तरीके से वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की बात कर लेते हैं। सुहेल शाहीन जो है वो अभी भी भारत को इनवाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए। इसके साथ साथ भारत की भी बात कर लेते हैं। आप जो भारत का दृष्टिकोण रहा है अफगानिस्तान की तरफ, जो कुछ किया है और आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, जहाँ तक प्रोजेक्ट शुरू करने की बात है तो उससे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमने प्रोजेक्ट शुरू क्यों किए थे, हमने क्या सोचकर वहाँ अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट की थी। हमने जिस समय ये प्रोग्राम बनाए थे उस टाइम हमें चाइना के सीपेक का आइडिया था और उसी के पैरेलल हमने ईरान में चाहबार बनाया था। ईरान हमारा सहयोगी देश था, वहीं से हमने शुरू किया था कि हम चाहबार से अफगानिस्तान होते हुए जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, यूरेशिया के देश हैं, हम वहाँ तक अपना कारोबार करेंगे और रूस को जोड़ेंगे, क्योंकि रूस हमारे मित्र देशों में था। लेकिन 2014 के बाद पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो गई, नई सरकार की नई नीतियाँ आई, इन्होंने ईरान के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए। ईरान के साथ जैसे संबंध खत्म किए तो जो ईरान से लेकर
और डल्लेवाल तक की हमारी मेन हाईवे बनी हुई थी, वो तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा सलमा डैम था, सलमा डैम पर कब्जा कर लिया। सलमा डैम भी हमने ईरान के फ़ायदे के लिए बनाया था, क्योंकि ईरान में पानी की किल्लत है, तो सलमा डैम से ईरान को पानी जाता था जी। लेकिन आज अगर हम फिर पार्लियामेंट बनाएं, लाइब्रेरी बनाएं, डैम बनाएं, वहाँ पर सड़कें बनाएं, या जलालाबाद में, कंधार में और मज़ार शरीफ में अपनी और बिल्डिंग्स बनाएं, तो उसका हमें क्या उपयोग होने वाला है? जबकि आते ही तालिबान ने सबसे पहला आदेश जो दिया है वो भारत के साथ अपना व्यापार ख़त्म करने का दिया है जी। तो अगर हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाता है या हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और महंगे हो जाते हैं जी। और हमें एक बहुत अच्छा रास्ता ख़त्म हो जाता है हमारा मध्य एशिया में जाने का, तो कहीं ना कहीं हम नुकसान में हैं जी। ऐसे में कैसे संभव है कि हम अपनी गलतियों को एकदम सुधार लेंगे? जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि भारत का नुकसान है, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि पाकिस्तान और भारत के क्या कुछ रिलेशन है, ये पूरी दुनिया के सामने है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है? मैंने बहुत समय पाकिस्तान में गुजारा है और उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर और वहाँ के एक आम नागरिक तक से मैंने बड़े अच्छे संबंध बना के रखे हैं जी। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, पाकिस्तान की जनता भी नहीं समझ पाई कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या दुश्मनी है। अगर हम आरोप लगाते हैं उनके ऊपर आतंकवाद का, तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों देशों के बीच में। और जब तक ये गैप, जब तक हमारी ये विश्वास बहाली शुरू नहीं होती, तब तक पाकिस्तान हमें सहयोग नहीं करेगा। आज की डेट में, आज के समय में ये संभव था कि हम पाकिस्तान को भी साथ लेकर और अफ़गानिस्तान से अपने संबंध बनाते। आज ये संभव था कि अफ़गानिस्तान को साथ लेकर हम ईरान से फिर पुराने संबंधों को खड़ा करते। आज ये संभव था कि हम सार्क को खड़ा करके और सार्क की सेना से वहाँ शांति स्थापना के लिए जा सकते थे, जिसको तालिबान भी मना नहीं करता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी सार्क का हिस्सा था। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में, 4 सालों में, 6 सालों में जो गलतियां की हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं, और उन गलतियों को सही करने के लिए हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। हमें एक बार तो फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो नो डाउट मुझे लगता है कि हम नुकसान में ही रहेंगे, फ़ायदे में नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या कुछ बदलता है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें, अशरफ गनी की बात करें, जिस तरीके से वो देश छोड़कर गए, और अब जिस तरीके की खबरें भी सामने आई कि कितना सारा कैश वो अपने साथ लेके गए हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, उनका जो कुछ रुख रहा, और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें इस पूरे प्रकरण की, अगर हम बात करें तो अमरुल्लाह सालेह जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को घोषित किया है कि अब वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, इन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? इन सबको आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? देखिए, जो अशरफ गनी हैं वो राष्ट्रपति थे जरूर जी, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे जी। वो वर्ल्ड बैंक में काम करते थे। अमेरिका ने उनको पैराशूट से उतारा, अमेरिकन सिटीजनशिप थी उनके पास, उनकी वो नागरिकता लेके उनको अफगानिस्तान की नागरिकता दे दी जी। और राष्ट्रपति बना दिया जी। तो जो नौकरशाह है, नौकरशाह को अगर आप राजनीति में उतार देंगे वो सफल नहीं हो सकता। वो अपनी ड्यूटी पर था, अमेरिका ने उनको ड्यूटी दी हुई थी। जब उन्हें लगा कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है तो वो वापस चले गए। हाँ, अमेरिका ने उनको ये कहा था कि तुम रुको, इस्तीफा दो, लेकिन हो सकता है रूस के एजेंट्स ने या उनके सलाहकारों ने उनको ये सलाह दी हो कि अगर तुम रुक गए तालिबान तुम्हें खंबे से लटका देंगे, और वो इसी डर से, इसी दहशत से वहाँ से रातों रात छोड़कर भाग गए, चाहे वो पैसा लेकर गए या नहीं गए। इसके ऊपर तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। जहाँ तक अब्दुल्ला सालेह की बात है, अब्दुल्ला सालेह भी कोई राजनीति वाले नहीं है, राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है। वो भी इससे पहले वहाँ की सुरक्षा एजेंसी थी जी। उसके हेड रहे हैं, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग किन्हीं एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी भी बातें होती हैं जो ऑन स्क्रीन पर नहीं बताई जा सकती, लेकिन जिन लोगों को मालूम है उन्हें एहसास है। हालांकि अब्दुल्ला सालेह झंडा लगा रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं, हो गए हैं या होने वाले हैं। जी, अमरुल्लाह साले की हमने जिस तरीके से बात की, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम तालिबानियों की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में किसके हाथ में जाती है सत्ता? शायद सुनने वालों को हैरानी होगी, मेरा अनुमान है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह दी जाएगी और उनको सम्मानित पोस्ट दी जाएगी, क्योंकि वहाँ भी संसदीय प्रणाली को वो समाप्त कर रहे हैं। वो अपनी एक नई प्रणाली और नया एक संविधान लेकर आ रहे हैं जो खिलाफत राशिदीन के थोड़े से सिस्टम पर चलने वाला है। उसमें अमीर तो नहीं बना रहे, लेकिन अमीरात बनी है तो सदर भी बनाएंगे, जिसको जो भी नाम देंगे उसका। हामिद करजई होंगे, अब्दुल्ला हो सकता है विदेश मंत्री हों, वो पहले भी विदेश मंत्री रहे हैं। 1996 में तो वो अकेले एक ऐसे आदमी थे जिनको अंग्रेजी बोलना आती थी, हालांकि अब तो सभी ने आ गई है। जी जी। उसके अलावा मुला बिरादर हैं, मुला याकूब हैं, अखनजई हैं, बहुत लोग हैं। और आज तालिबान के पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी जो सीनियर की आदत है वो कामयाब है। उम्मीद करते हैं कि शांति रहे और शांति से जो इन्होंने वायदे किए हैं। क्या ये उम्मीद जो आप कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं शांति रहे, आपको लगता है शांति रहेगी? क्योंकि जो देखा गया है और जो हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि बस ये ऊपरी तस्वीर है, बहुत कुछ। अब इसको थोड़ा सा और अपने कैनवस को बड़ा करें और तालिबान और अफगानिस्तान से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि हम एक तीसरे महायुद्ध में या विश्व युद्ध जैसी हालात में हम फंस चुके हैं, पूरी दुनिया। लेकिन युद्ध की स्थितियां और युद्ध के नज़ारे चेंज हो गए हैं। अब महाशक्तियां, अब क्या कभी भी महाशक्तियां आपस में आमने सामने नहीं लड़ती। पूरे इतिहास में अगर देखेंगे तो सिर्फ एक बार क्यूबा में ऐसा हुआ है जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे, वरना कभी भी महाशक्तियां सामने नहीं आती। वो लड़ने के लिए कुछ ग्रे एरियाज तलाश करती हैं और इस बार उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया को ग्रे एरिया बनाया है। तो जब ग्रे एरिया में 2, 3, 4 महाशक्तियां आमने सामने आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से शांति आने वाली होगी। और वैसे भी अफगानिस्तान और शांति दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑक्सीमोरन हैं, विरोधाभासी। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और आपने इस पूरे विषय पर और विस्तार से जानकारी दी। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उसे इस पूरे मुद्दे को बेहतर और आसान तरीके से समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।